हेलो दोस्तों, मैं निर्मला परिहार अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी मेडिकल केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो देखभाल है उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज यानी डिजीज की अवधारणा। डिजीज की अवधारणा के बारे में अवधारणा यानी रोग की अवधारणा के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इस जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिजीज़ क्या होता है और इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी बनाई है। तो वो थ्योरी क्या होती है, उसके अलग अलग थ्योरी का क्या मतलब होता है, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या व्याख्या की है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि डिजीज़ कितने टाइप में उनका क्लासिफिकेशन किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि डिजीज साइकिल यानी रोग होने की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती है और उनमें क्या क्या घटित होता है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डिजीज यानी डिजीज क्या है। कोई भी पर्सन है, ठीक है, पर्सन कोई भी व्यक्ति है, उसमें कोई भी व्यक्ति में कोई भी अंग उपांग यानी सिस्टम है, उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना, कार्य करने की क्षमता में गड़बड़ी हो जाना, क्षमता में कमी या असमर्थता आना क्या कहलाता है? डिजीज, रोग, इलनेस भी बोल सकते हैं इसको। इलनेस यानी अपने इसको बोल सकते हैं डिजीज, रोग, इलनेस भी इसको बोल सकते हैं। यानी कोई भी पर्सन है उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना। जैसे किसी का पैरालिसिस हो गया, हाथ का पैरालिसिस हो गया, ठीक है, उसका हाथ पहले एक्सटेंशन हो रहा था, अबडक्शन हो रहा था, सब कुछ मूवमेंट हो रही थी, लेकिन उसके हाथ को पैरालिसिस हो गया तो उसका हाथ ने काम करना बंद कर दिया, नॉर्मल मूवमेंट नहीं हो रही है उसके अंदर। तो क्या उसकी कार्य करने की क्षमता में कमी आ गई, ठीक है। अगर उसमें असमर्थता कैसे आ सकती है? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट से अचानक से एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर कट गया, तो उसकी जो चलने की क्षमता है उसमें कमी आएगी, असमर्थ हो जाएगा वो चलने में। तो उसको क्या बोलेंगे? कोई भी पर्सन है उसकी अंग उपांग कार्य क्षमता में कमी आना या असमर्थता प्रकट होना, वो क्या कहते हैं उसको? डिजीज, रोग या इलनेस कहा जाता है। तो इसके बाद में बात आती है कि इसकी जो कोजेजन यानी डिजीज कोजेजन दिए हैं यानी थ्योरी, ये नेक्स्ट हमारा इसी का टॉपिक है। डिजीज कोजेजन आर थ्योरी यानी अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी अलग अलग थ्योरी दी है कि डिजीज किस किस कारण से हो सकता है, अलग अलग थ्योरी में बताया गया है। इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसमें क्या बताया गया था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में बताया गया था कि जो डिजीज़ है, कोई भी पर्सन में डिजीज़ है अगर हो रहा है तो वो केवल किससे होगा? रोगाणु से। यानी इसके लिए ओनली रोगाणु ही क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा यानी जिम्मेदार होगा। यहाँ पे आदमी है, ठीक है, मेन है, कोई पर्सन है, तो उसमें क्या करेगा? रोगाणु इंटर करेगा, ठीक है, इंटर करने के बाद में उसमें क्या करेगा? डिजीज कोज करेगा। तो बात करते हैं कि इसके जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज, इसमें क्या बताया गया था कि इसकी जो थ्योरी है ये किस पे डिपेंड थी? ये थी डिपेंड रोगाणु पे। यानी इसकी थ्योरी के अनुसार केवल रोगाणु ही शरीर के अंदर रोग पैदा कर सकते हैं, इस थ्योरी में ये बताया गया था। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि
केवल रोगाणु सिद्धांत ही रोग पैदा कर सकते हैं, ऐसा किस थ्योरी में बताया गया है? ऐसा कौन सी थ्योरी में बताया गया? तो आपका आंसर हो गया जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसकी थ्योरी कौन सी थी? एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी में क्या बताया गया था? एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द डिजीज में क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि जो डिजीज होता है उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह का ट्राइएंगल बनाया गया था। ठीक है, ट्राइएंगल बनाया गया था। इसमें क्या ट्राइएंगल बनाया गया था और इसमें क्या बताया गया था कि 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होता है एजेंट यानी कारक यानी ये हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल केमिकल कैसे हो सकता है? यानी फिजिकल में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो फिजिकल के इंजरीज हो सकती है, वो फिजिकल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर केमिकल है, किसी को पॉइजनिंग हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है तो वो केमिकल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो एजेंट का होना जरूरी है। एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, फिजिकल इंजरी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इसके बारे में एजेंट का होना जरूरी है। दूसरा था होस्ट यानी मेजबान बोला जाता है इसको, मेजबान, जिसके अंदर क्या करता है? एजेंट इंटर करता है। एजेंट क्या करता है? डिजीज को कोज करता है, उसे बोला जाता है होस्ट। इसी के अंदर ही डिजीज अपना इंक्रीज करता है, प्रोड्यूस होता है, इसी के अंदर डिजीज कोज होता है, बनता है, उसी को बोला जाता है होस्ट। ठीक है, तीसरा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, वो चीज़ थी क्या था? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण यानी जो एजेंट है वो डिजीज किसी में पैदा करेगा? होस्ट में। ये दोनों किस में होंगे? ये इन्वायरमेंट में होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इनमें से मान लो इस थ्योरी के अनुसार अगर मान लो कोई भी मान लो होस्ट नहीं है तो इस कंडीशन में डिजीज पैदा नहीं हो सकता, डिजीज पैदा होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर ये तीनों एक ही टाइम पे मिलते हैं, एक ही टाइम पे इंक्लूड होते हैं एक साथ, तो ही डिजीज कोज हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी दी है वो है मल्टी फैक्टोरियल कॉजेजन। इस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया था कि कोई भी एक डिजीज है, ठीक है, कोई भी एक डिजीज है, मान लो ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी डिजीज, और ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, इसका जो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वही डिजीज पैदा करे। इसके लिए इन्वायरमेंट है उससे भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डिजीज टीबी कोज हो सकती है। ठीक है, अगर बंदा स्मोकिंग करता है, ठीक है, पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसमें डिजीज पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई भी रोगाणु सिद्धांत, ये कोई भी रोगाणु ही इसको पैदा करे। इसके लिए स्मोकिंग इन्वायरमेंट से हो सकता है, न्यूट्रिशन के कैसा उसका उससे भी ये रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट था कि फोर्थ था वेव ऑफ कॉजेजन थ्योरी। वेव ऑफ कॉजेजन थ्योरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके अनुसार ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मैकमोहन एंड फक के द्वारा। मैकमोहन और फक के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इसमें क्या बताया गया था कि इनके अनुसार डिजीज कैसे पैदा हो सकते हैं। मान लो किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, एक्यूट हार्ट डिजीज है, ठीक है, तो उस पर्सन को हार्ट डिजीज कैसे हो सकता है?
हार्ट डिजीज है, उसको किस तरह से हार्ट डिजीज हो सकता है। अपने बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की। हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे थे, वेब कॉज ऑफ थ्योरी इसकी बात करी थी कि इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो हार्ट डिजीज़ में इसमें बताया गया था कि हार्ट डिजीज़ ओनली एक कॉज से नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल है कि हाँ, अगर किसी बंदे को स्ट्रेस है, ठीक है, तो हार्ट डिजीज़ कॉज हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। अगर बंदा स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है तो उसको हार्ट डिजीज हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है। अगर उसको ओबेसिटी है यानी मोटापा है, उसको मोटापा है तो उसको हार्ट डिजीज हो सकता है, हो सकता है उसको हार्ट डिजीज, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है उसको। यानी इस थ्योरी के अनुसार बताया गया था कि कोई भी एक डिजीज है उसको बहुत सारे कोज या जैसे डिजीज पैदा करने वाले कोई भी कारण हैं उस को घेरे रखेंगे, ठीक है। ये इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल यानी डिजीज साइकिल पहले तो होता क्या है। डिजीज साइकिल यानी जो भी डिजीज है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर उसकी कोई भी एजेंट है, उसका बॉडी के अंदर प्रवेश करने से लेकर उसके डिजीज कोज करने तक की जितनी भी स्टेजेस होती है उनको इन्वॉल्व करके उसको बोला जाता है डिजीज साइकिल। क्या होता है कि जो एजेंट है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एजेंट है, उनका मेन के अंदर या पर्सन के अंदर एंटर करने से लेके उसके स्वस्थ होने तक की जितनी भी स्टेजेस है उनको बोला जाता है डिजीज साइकिल। तो इसके अंदर होती है 6 स्टेजेस। कितनी होती है? 6 स्टेजेस। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि डिजीज साइकिल में कितनी स्टेजेस होती है, 4, 5, 4, 2, 6। तो आपका आंसर सही जाएगा 6, ठीक है। 6 स्टेजेस होती है। तो इसका फर्स्ट स्टेज होती है, वो होती है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। दूसरी स्टेज होती है, वो होती है क्या, प्रोड्रोमल पीरियड। थर्ड स्टेज है इसकी, वो है फास्टिजियम। फोर्थ स्टेज है इसकी डिफरवेस्केंस पीरियड, ठीक है। इसकी 5th स्टेज क्या है? 5th स्टेज है वो है कन्वेलेस्केंस पीरियड। इसकी लास्ट स्टेज है वो है 6 डिफेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों इन जो स्टेजेस है उसके अंदर क्या क्या घटित होता है, ठीक है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसमें क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम है, कुछ भी एजेंट है, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो डिजीज पैदा करता है। वहाँ तक की जो स्टेजेस है डिजीज पैदा करता है और साइन सिम्टम देता है, ठीक है। वो साइन सिम्टम देता है, वो भी इंक्यूबेशन पीरियड में लिखा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड तो बॉडी के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम है, कोई भी एजेंट है, एंटर करने से लेके डिजीज पैदा करता है, उसके बीच की स्टेजेस होती है, उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसकी जो सबसे सबकी अलग अलग स्टेजेस होती है। कोई भी डिजीज है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे टीबी है, ठीक है, टीबी है, उसकी होती है 2 से लेके 12 सप्ताह, ठीक है। ये 12 सप्ताह इसमें अपने को ये पता चल जाता है कि इस पर्सन को टीबी होने के चांसेस है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस, जैसे कोई डिफ्थीरिया है, ठीक है, डिफ्थीरिया गलघोंटू है, तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 6 डे का है। 2 से 6 डे में चांसेस ऐसे लग जाते हैं, ऐसे साइन सिम्टम से पता लग जाता है कि ये कौन सा डिफ्थीरिया डिजीज होने के चांसेस है, ठीक है।
प्रोड्रोमल स्टेजेस, प्रोड्रोमल स्टेजेस में क्या होता है, प्रोड्रोमल स्टेजेस है उसमें ये होता है कि जो साइन सिम्टम है डिजीज के, साइन सिम्टम, साइन सिम्टम है वो क्लियरली नहीं होते, ठीक है, अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट होते हैं। और डायग्नोज, यानी डायग्नोज क्या, जो अपने निदानिक करते हैं किसी को डिजीज का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट नहीं हो सकता, डायग्नोज इम्पॉसिबल, असंभव होता है, ठीक है, असंभव, डायग्नोज असंभव होता है। और साइन सिम्टम क्या होते हैं, अस्पष्ट साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। थर्ड है फास्टिजियम पीरियड, फास्टिजियम पीरियड में क्या होता है, साइन सिम्टम है वो होते हैं स्पष्ट, डिजीज के साइन सिम्टम, किसी मान लो टीबी है, टीबी के साइन सिम्टम क्या है, उसको खांसी आ रही है, उसको बुखार भी आ रहा है, उसके स्पुटम है यानी थूक, उसमें क्या आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो उसके जो साइन सिम्टम है वो क्या होते हैं, स्पष्ट, अपने इसमें डिजीज का डायग्नोज कर सकते हैं, डायग्नोज यानी डिजीज का पता लगाने के लिए कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है, संभव, ठीक है। अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि डिजीज साइकिल की कौन सी स्टेजेस है जिसमें कोई भी डिजीज की साइन सिम्टम क्लियर होते हैं और डायग्नोसिस पॉसिबल होता है, तो आपको क्या जवाब देना है, फास्टिजियम पीरियड, फास्टिजियम पीरियड में जो साइन सिम्टम है डिजीज के वो होते हैं स्पष्ट और डायग्नोज संभव होता है, यानी डायग्नोज उस डिजीज का हम कर सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ स्टेजेस है डेफरवेसेंस स्टेजेस, इसमें क्या होता है, जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी, जिसको डिजीज हो रहा है, डिजीज हुआ है, उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है, एक्टिव हो जाती है। तो अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी जो स्टेज है उसके अंदर कौन डिजीज साइकिल की कौन सी स्टेज है उसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव हो जाती है, तो आपका जवाब जाएगा डेफरवेंस स्कैंस पीरियड, डेफरवेंस स्कैंस पीरियड के अंदर इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अगर फिफ्थ स्टेजेस की बात करें, फिफ्थ स्टेजेस में क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें पहले से ज़्यादा कुछ बेटर हो जाती है, पहले से बेटर हो जाती है, वो कुछ वेल फील करने लग जाता है, कुछ ठीक ठीक सा महसूस करने लग जाता है, उसकी पहले से ज़्यादा थोड़ा सुधार आता है कंडीशन में, उसको अच्छा लगने लगता है थोड़ा बहुत अपने शरीर की जो कंडीशन है उसके प्रति, ठीक है। ऐसे अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज साइकिल की कौन सी स्टेज है जिसमें पेशेंट की जो स्वास्थ्य स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आता है, तो आपका जवाब जाएगा कन्वेलेसेंस स्टेजेस, ठीक है। इसके बाद में आता है डिफेक्शन, डिफेक्शन यानी इन्फेक्शन से मुक्त, इसमें इन्फेक्शन से, संक्रमण से मुक्त, यानी इसमें क्या होता है, वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और अपना काम है वो नॉर्मली करने लग जाता है, वो आता है डिफेक्शन स्टेज में। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, यानी डिजीज के टाइप के बारे में हम बात करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि डिजीज कितने टाइप के होते हैं और किसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिजीज की क्लासिफिकेशन की, डिजीज क्लासिफिकेशन की, यानी डिजीज का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण क्या है, इनका वर्गीकरण 3 टाइप के आधार पे किया गया। फर्स्ट टाइप है नेचर, यानी प्रकृति के आधार पर और इसके स्प्रेड फैलने के आधार पर और इसके जो फीचर है यानी गुण के आधार पर, ठीक है, गुण के आधार पर इसको कितने टाइप पे डिवाइडेड किया गया है, इसको डिवाइडेड किया गया है 2 टाइप में। फर्स्ट है कंजेनाइटल, यानी जन्मजात,
जन्मजात डिजीज। इसमें क्या है दोस्तों कि जो वे डिजीज जो गुणसूत्र है उनकी डिफॉर्मिटीज या असामान्यताओं के कारण हो जाते हैं किसी भी पर्सन में, बच्चे में, ये जन्मजात होते हैं, यानी एट ए बर्थ टाइम ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको मान लो ये डिजीज है तो इनको कोई भी ट्रीटमेंट या दे के, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह दे के इनको ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ डिजीज है जिनको ठीक किया जा सकता है, जैसे क्लेफ्ट लिप यानी कटा हुआ जो होठ है उसको ठीक किया जाता है, सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। क्लेफ्ट प्लेट जो तलवा है, बच्चा है जन्मा है उसका तलवा कटा हुआ है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है कंजेनाइटल डिजीज है उसमें कौन सी डिजीज है जिसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो एबेसिडा में आपको बहुत सारी डिजीज दे दी जाएगी, तो उसमें आपको अगर कोई भी इन दो डिजीज में से एक होता है स्पाइना बायोफिडा, इस डिजीज को भी अपने जो शल्य प्रक्रिया है सर्जरी के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। इन तीन डिजीज है वो कंजेनाइटल डिजीज है, लेकिन वो शल्य क्रिया के द्वारा ठीक की जा सकती है। ठीक है, ये जन्मजात होती है। अगर और जो ठीक नहीं किया जा सकता उसका एग्जाम्पल, जैसे कोई भी जन्मजात से बहरा है, ठीक है, उसको सुनाई नहीं देता, तो उसको जन्मजात से ही सुनाई नहीं देता तो वो उसको कोई भी डिजीज वो उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा था इसका अर्जित यानी अर्जित करना। डिजीज जन्मजात से नहीं है लेकिन उसके किसी भी कारण से, कोई भी कारण से उसको डिजीज हो रहा है, कारण से, वो कारण सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके कारण क्या होना, डिजीज पैदा होना वो होता है अर्जित डिजीज के अंदर माना जाता है। ठीक है, इसके 2 सब टाइप है। फर्स्ट है कम्युनिकेबल या संचारी रोग यानी वे रोग जो एक पर्सन से, जो पर्सन है क्या है डिजीज से ग्रस्त है उससे दूसरे पर्सन में क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर, हेल्दी पर्सन के अंदर फैल सकते हैं, उसको बोला जाता है संचारी रोग। जैसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है, तो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है किसी पर्सन को, ठीक है, तो वो जब स्नीजिंग करता है, खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो उसके माउथ से जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो उनसे वो दूसरे पर्सन के अगर टच में आते हैं, ठीक है, तो उसमें टीबी कोज कर सकता है, तो उसको बोला जाता है संचारी रोग। ठीक है, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये होता है असंचारी, यानी ऐसे डिजीज वो जो किसी एक पर्सन में तो है लेकिन दूसरे अदर पर्सन में वो नहीं फैल सकते, उसको बोला जाता है असंचारी रोग। जैसे डायबिटीज है किसी पेशेंट को, ठीक है, डायबिटीज है यानी डायबिटीज है तो उस पर्सन में डायबिटीज है, वो ऐसे तो है नहीं कि उसके जो डिजीज है वो किसी अदर पर्सन में फैल जाएंगी, तो उसको असंचारी रोग या असंक्रामक रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका दूसरा, फिर दूसरा कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और सफिशिएंसी। इसमें क्या है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के आधार पर और सफिशिएंसी, यानी अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है तो उसके अंदर डिजीज कोज होता है, तो वो कौन सा, उसके आधार पर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, डेफिशिएंसी और फर्स्ट है डेफिशिएंसी, सेकंड है सफिशिएंसी। अगर कोई न्यूट्रिशन की अधिकता हो रही है, ठीक है, तो उसमें उसको बोला जाता है सफिशिएंसी डिजीजेस। जैसे कि
न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज में क्या है, विटामिन ए अगर बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसका कौन सा डिजीज पैदा हो सकता है, ब्लाइंडनेस, यानी उसको अंधता हो सकती है। ठीक है, बिटाटस स्पॉट्स यानी वाइट रंग के चकत्ते बन सकते हैं पूरी बॉडी पे, आंखों पे। और कैरिटोमलेशिया ये भी एक आंख का डिजीज है। ठीक है, ये भी हो सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो डेफिशिएंसी से डिजीज होते हैं उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि विटामिन ए हो, कोई भी डिजीज, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी की कमी से ऑस्टियोमलेसिस और रिकेटस रोग हो जाते हैं, इसे बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज। और सफिशिएंसी यानी अधिकता है, कोई भी अगर न्यूट्रिशन है उसकी अधिकता है। जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या ले रहा है, शुगर लगातार ले रहा है। ठीक है, लगातार ले रहा है तो उसका शुगर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस पर्सन में क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज, वो मधुमेह नामक रोग से ग्रस्त हो जाता है या डायबिटीज से ग्रस्त हो जाता। इसमें अधिकता हो गई तो अधिकता होने के कारण क्या हो गया, डायबिटीज से वो ग्रस्त हो गया, तो उसको बोला जाता है सफिशिएंसी डिजीज। लास्ट वन है ड्यूरेशन के आधार पर, यानी अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर इस डिजीज को 2 टाइप में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट टाइप के जो डिजीज है उसमें क्या होता है, एक्यूट टाइप के डिजीज में ये होते हैं एकदम से। ठीक है, एकदम से होते हैं और जो इनका टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। टाइम पीरियड है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, लंबा नहीं होता। एकदम से ये डिजीज पैदा हो सकते हैं और इनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। सीवियरिटी यानी गंभीरता बहुत ज़्यादा होती है और इनका इलाज भी जल्दी से जल्दी किया जाना ज़रूरी होता है। क्यों होता है, जैसे कि किसी बच्चा है उसको डायरिया हो गया, ऐसे है तो है नहीं कि डायरिया 2-3 सालों से लगातार चलता आ रहा है, तो 2-3 सालों से लगातार चलता आ रहा है, उसका डिजीज हुआ का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ठीक है, डायरिया एकदम से होता है। ठीक है, कोई भी अगर फूड ले लिया, अगर कॉन्टामिनेटेड फूड ले लिया, कोई भी गंदा पानी पी लिया, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो वो 2-3 दिन में ही होता है और उसका जो डायरिया उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो जो पर्सन है उसकी डेथ तक हो सकती है। ठीक है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसका जो एक्यूट डिजीज है उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, एकदम से होता है, टाइम ड्यूरेशन कम होता है और ट्रीटमेंट भी जल्दी किया जाना जरूरी होता है। क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज लंबे समय से चलते आ रहे डिजीज, जैसे कि डायबिटीज है जो पर्सन में लंबे समय से चलते आ रहे हैं, इनकी सीवियरिटी बहुत कम होती है, लंबे टाइम तक चलते हैं, लंबे टाइम तक, और इनकी सीवियरिटी कम होती है यानी गंभीरता कम होती है। इनका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है, जैसे कि टीबी का पेशेंट है। ठीक है, तो टीबी 2-3 महीने लग जाते हैं, लगभग 6 महीने भी लग जाते हैं पेशेंट को टीबी होने के लिए, और उसका जो सीवियरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे उसकी सीवियरिटी बढ़ती है, कम उसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, ट्रीटमेंट चलता है वो भी लंबा चलता है, उसको बोला जाता है क्रॉनिक डिजीज। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।